हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स कोई भी ऐसे अनवांटेड प्लांट जो जैसे कि जो फील्ड वगैरह में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there was some other plants in the field growing along with wheat plant. तो बूजो एंड पहेली कहाँ गए? वीट फील्ड में, जो गेहूं की फील्ड होती है वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि उस प्लांट्स के साथ, मतलब वीट के प्लांट्स के साथ कई और प्लांट्स भी ग्रो कर रहे थे। देयर वर सम अदर प्लांट एज वेल जो वहाँ पे ग्रो कर रहे थे। ठीक है। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. कई बार क्या होता है, फील्ड में कई अदर अनडिजायरेबल जो नहीं चाहिए ऐसे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। एंड ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम इनको वीड्स बोलते हैं। तो फील्ड में जब कभी भी कोई अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो करते हैं नेचुरली, किसके साथ? जो वहाँ की नेचुरल क्रॉप्स हैं उसके साथ, तो उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। नाउ अब हमारे को ज़रूरत है कि ऐसे वीड्स को हम लोग रिमूव करें। एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि हमें क्यों उसको रिमूव करना है? क्या रीज़न है क्यों हमें उसको रिमूव करना है? क्योंकि भाई वो जो वीड्स है ना, वो आपका ज़रूरी जो प्लांट्स होंगे उनका ज़रूरी न्यूट्रिशन छीनेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि वीड्स का रिमूवल को ही हम लोग वीडिंग बोलते हैं। और वीडिंग बहुत नेसेसरी है सिंस वीड compete with the crop plant for the water, nutrient, space and light। मतलब सपोज एक फील्ड में जहाँ पे, मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं, एक छोटे से एरिया में जहाँ पे 100 मतलब वीट के प्लांट हो सकते हैं, वीट गेहूं के प्लांट हो सकते हैं, क्रॉप्स हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई वीड उग गया जो अनवांटेड है, तो वो ज़बरदस्ती वहाँ पे उग गया और उसने उसकी जगह ले ली है। किसकी जगह ले ली है? उसने जो वीट है उसकी जगह ले ली है। सो वीट compete with the crop plant for water, nutrient, space and light। तो वो किसके साथ compete करता है? क्रॉप प्लांट्स के साथ, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट के लिए। इसीलिए ये क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो जो एक्चुअल वहाँ पे प्लांट होना चाहिए उसकी ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। कई वीड इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल। फिर से सुनिए, कई वीड्स में इंटरफेयर विद द हार्वेस्टिंग और वो नुकसानदायक हो सकते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, कुछ वीड्स मतलब कि थोड़े जहरीले हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। मतलब एक तो है कि ठीक है वो न्यूट्रिशन के लिए मतलब नुकसान पहुंचाएगा तो पहुंचाएगा, लेकिन उसके अलावा वो एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं एंड ह्यूमन बींग के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स क्या करते हैं? ये करते हैं कई सारी ऐसी वेज जिससे क्या होता है, वीड्स को हम लोग रिमूव कर सके और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। बेसिकली फार्मर के पास ऐसे तरीके होते हैं कि हम वीड को ज़्यादा बढ़ने भी ना दें और उनका जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक भी सके। टिलिंग बिफोर सोइंग और क्रॉप्स हेल्प इन अप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जब टिलिंग करते हैं ना, पूरा सॉइल को ऊपर नीचे कर देते हैं कोई भी बीज बोने से पहले। फिर से सुनिए, मुझे कोई बीज बोना है, ठीक है, मुझे वीट गेहूं के बीज बोने हैं, उससे पहले अगर मैं उस मिट्टी को पूरा ऊपर नीचे कर दूं बोने से पहले, तो अगर उसमें कोई वीड होगा तो वो अपने आप क्या होगा? अप्रूट हो जाएगा और वो वीड खत्म हो जाएगा। एंड देन वो बाद में ड्राई हो जाएगा जो भी प्लांट है या वीड है, और उसके बाद वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। So best time for the removal of weed is before they produce flowers and seed। तो जो बेस्ट टाइम होता है वीड के रिमूवल के लिए वो क्या होता है? उससे पहले कि वो फ्लावर या सीड बनाए उससे पहले हमें उसको रिमूव करना है। ठीक है। अब देखो, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग एंड कटिंग दम। मैनुअल मतलब जो लोग खुद कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप वीड्स को कैसे रिमूव कर दो? उनको अप्रूट करके, जड़ों से उखाड़ के और उनको कट करके। तो ग्राउंड से पहले अगर आपने उसको उखाड़ दिया या अप्रूट कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पूरा का पूरा ग्राउंड से हट जाएगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। खुरपी की हेल्प से क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं। और अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स 1.2b। आपको एक बार मैं शो कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट अ मिनट, ये रहा। जब ये यूज़ करा जाता है ना तो ये ऑटोमेटिकली कई सारे वीड्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो दोनों चांसेस हैं, आप इसको यूज़ करके भी वीड्स को रिमूव कर सकते हो। नाउ ठीक है, यहाँ पे आ गए हम।
सीड ड्रिल हमने पढ़ लिया कि सीड ड्रिल भी हेल्प करता है इस प्रोसेस में। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केमिकल्स को यूज़ करके, जिसको हम लोग वीडीसाइड्स बोलते हैं। जब किसी भी चीज़ के पीछे साइड्स लग जाता है मोस्टली, जैसे पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स क्या करता है, पेस्ट को मारने का काम करता है। वीडीसाइड क्या करता है, वीड्स जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, उनको मारने का काम करता है। ठीक है, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये स्प्रे किया जाता है फील्ड में ताकि वीड्स को मारा जा सके, किल किया जा सके। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये डैमेज नहीं करते क्रॉप्स को, लेकिन ये है कि जो भी एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं, जिस वीड के लिए उसको डाला गया वो रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। मतलब उसको इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है कि उसको मतलब स्प्रे करा जा सके फील्ड में। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर, मतलब वीडिसाइड्स में डाइल्यूट, पानी के साथ उसको डाइल्यूट करके उसको स्प्रे किया जाता है फील्ड्स वगैरह में ताकि उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ये बात ध्यान रखने की है, मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ कि वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है ग्रोथ ऑफ वीड्स, जब वीड्स की ग्रोथ हो रही होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। कब, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन से पहले और फ्लावरिंग से पहले इसको यूज़ करके, इसको स्प्रे करके ख़त्म किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अगर वीडिसाइड्स को स्प्रे करते हैं तो कई बार फार्मर्स की हेल्थ पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि है तो एट द एंड केमिकल ही ना। ठीक है, समझ में आया कि प्लांट्स को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो केमिकल, जो फार्मर्स हैं उन पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही ना, क्योंकि वो केमिकल से भरा हुआ है। सो इसीलिए उन्हें इन केमिकल्स को बड़े ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए और हमेशा अपनी नोज़ एंड माउथ को कपड़े से ढक लेना चाहिए जब भी वो स्प्रे करें केमिकल्स को, तो इससे उनका जो होगा ना, सेफ्टी हमेशा बनी रहेगी ना। नेक्स्ट पे आते हैं हार्वेस्टिंग। अब ये हार्वेस्टिंग क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है क्रॉप को निकालना। अब जो आपने उगाया है, जो बोया है, उसको निकालना है, काटना तो है ही। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर्ड, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कट करना जब वो मेच्योर हो जाती है, लाइक बड़ी हो गई क्रॉप, अच्छे से फल फूल गई, अब वो एकदम अच्छे से मेच्योर हो चुकी है, तो उसको कट करने को ही हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब कि दो तरीके से होता है, या तो उसको पुल्ड आउट, खींच लिया जाता है, या फिर उसको बिल्कुल ग्राउंड से पास से एकदम कट किया जाता है। मतलब या तो आपने उसको अपरूट काइंड ऑफ कर दिया, या ग्राउंड से बिल्कुल नीचे से काट दिया गया। इससे 3 to 4 मंथ लेते हैं, मतलब 3 से 4 मंथ लगते हैं सीरियल क्रॉप्स जो होती है, वीट हो गए और आपके अलग अलग सीरियल्स जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रो करने में। अगर उन्हें मैच्योर होना है, आपने बोया, उसके बाद 3 से 4 महीने लगते हैं जब तक वो पूरा बड़ा होता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर, दिस इज सिकल। तो वो ये कह रहा है हमारी कंट्री में या तो सिकल की हेल्प से होता है या फिर एक मशीन की हेल्प से होता है जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में कैसे होता है, सिकल की हेल्प से या एक मशीन की हेल्प से जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। मतलब कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती हैं उसमें ज़रूरी है कि ग्रेन के सीड्स को हम लोग सेपरेट कर लें फ्रॉम द शाफ। बेसिकली ध्यान से सुनिए, ग्रेन्स हैं और उसका छिलका और स्टॉक वगैरह है, तो उससे अलग करना है जो मेन गेहूँ। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ में ऊपर उसकी कवरिंग होगी, उसके नीचे की तरफ स्टॉक होगा, और हमारे काम का ये बीच का गेहूँ है। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम लोग एक टेक्निक से उसको अलग करते हैं गेहूं को बाकी चीज़ों से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। एंड इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक मशीन की हेल्प से, जिसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये कैसे किया आपने, एक मशीन की हेल्प से आपने ये किया, जिसमें क्या किया, इसको हम कंबाइन भी बोलते हैं और हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ठीक है, आपने इसकी हेल्प से उसको अलग कर लिया, गेहूं को और शाफ को। ठीक है, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। नाउ
ये सिक्स्थ में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे चैप्टर, जिसमें विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें विंड की हेल्प से, लाइक बेसिकली विनोइंग में थोड़ा सा विंड का प्रेशर, विंड का ध्यान रखते हैं, हल्का अलग हो जाता है, भारी अलग हो जाता है। तो फार्मर्स जिनके पास छोटा लैंड है, जो बहुत बड़ी मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो विनोइंग की हेल्प से इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, मतलब बेसिकली ये जो विनोइंग मशीन है इसको यूज़ करके वो अलग कर देते हैं। नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़ लेते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या है? आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 से 4 महीने के बाद जब हार्वेस्ट आने लगती है, तो लाइक 3 to 4 month ऑफ हार्ड वर्क, 3 से 4 महीने के हार्ड वर्क के बाद क्या आती है? प्रॉपर अच्छी हार्वेस्ट उगती है, जिसे कहते हैं फसलें उगती है। और उसके बाद क्या होता है ना, लोगों के लिए ये त्योहार जैसा होता है। मतलब इट इज़ जैसे हम लोग कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न होता है, तो कई लोगों के लिए ये हार्वेस्ट इज़ अ मतलब चीज़ जिससे वो खुश होते हैं, जो बहुत ही उनके लिए एक फेस्टिवल है कि फाइनली जो उन्होंने मेहनत करी वो सफल हो गई। तो पूरी फील्ड गोल्डन, मतलब क्रॉप्स दिख रही होती हैं, उसमें ग्रेन्स होते हैं, फार्मर्स बड़े अच्छे से खुश होते हैं, उसको कट करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस थिंग। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। मतलब कि जो भी उन्होंने पहले सीजन में करा, अब फाइनली वो फल दे रहा है उन लोगों के लिए। तो ये जो पीरियड होता है इनके लिए बड़ा ही खुशी वाला, हैप्पीनेस वाला होता है। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। जितने भी मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, वो बहुत खुशी से इसको सेलिब्रेट करते हैं। कई स्पेशल फेस्टिवल इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन कौन कौन से हैं? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। ये सारे वो अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लेंगे, दैट इज़ अबाउट स्टोरेज। हमने फसल उगाई, काटी, वीड्स रिमूव करे, बट अगर उसको स्टोरेज ढंग से नहीं किया तो क्या होगा? तो बेसिकली हमें स्टोरेज बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि सब कुछ तो मेहनत वही है ना जो फाइनली ग्रेन्स मिले हैं। सो अगर हार्वेस्टेड ग्रेन्स को लंबे टाइम के लिए रखना है, उनको सेफ रखना होता है फ्रॉम मॉइस्चर, गीलेपन से उनको बिल्कुल सेफ रखना है, इंसेक्ट्स, रेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, इन सब से सेफ रखना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जितनी भी हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, मतलब जो अभी अभी काटी हैं। सो उनको क्या करा होता है, इफ़ देखो उसने क्या बोला, ध्यान से सुनो। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर उनको स्टोर कर दिया बिना सुखाए, बिना ड्राई करे, अगर हमने उसको स्टोर कर दिया, मतलब हमने हार्वेस्टेड क्रॉप्स को ड्राई नहीं किया और ऐसे ही स्टोर कर दिया, तो उस पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स लग सकते हैं जो उसको जर्मिनेट नहीं करने देंगे, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, ख़राब हो जाएंगी वो, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, वो प्रोसेस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसको स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है सन में, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ठीक है, ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो हम ख़त्म कर सकें। इससे क्या होता है, अटैक जो होता है ना किसका, फिर से सुनो, अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो अपने आप कम हो जाता है। मतलब ये अटैक नहीं कर पाएंगे। कौन कौन? पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये अटैक नहीं कर पाएंगे। सो स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फिर से सुनो, स्टोरेज में उसने क्या बोला कि मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब अटैक कर सकते हैं अगर आपने उसको ढंग से नहीं सुखाया, बस ऐसे ही स्टोर कर दिया। तो पहले उसको सुखाना ज़रूरी है, ताकि वो हम ढंग से सुखा लेंगे ना, फिर कोई दिक्कत का काम नहीं रह जाएगा। एंड प्रॉपरली उसको ड्राई करके सुखाना है, ताकि कोई भी फंजाई, कोई भी तरह का पेस्ट, कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, कुछ असर ना डाले। अब एक और पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ध्यान से सुनना इसको। यहाँ पे वो कह रहे हैं, ध्यान से देखो, फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। फार्मर्स क्या करते हैं, सुखाने के बाद ग्रेन्स को जूट बैग्स में, जूट बैग्स होते हैं ना, ये देख रहे हो आप, ये जूट बैग्स कहलाएंगे, ये एक मिनट रुको, दीज आर जूट बैग्स। ठीक है, तो उसको वो जूट बैग्स में स्टोर करते हैं। लेकिन
अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में उनको ग्रेन्स को स्टोर करना है तो वो सिलोज एंड ग्रैनरीज में होता है, ताकि पेस्ट, रेट्स और इंसेक्ट उसको अफेक्ट ना कर सके। फिर से सुनो, लेकिन अगर लार्ज स्केल ग्रेन्स को स्टोरेज करना है बड़े लेवल पे, तो वो सिलोज में, ग्रैनरीज वगैरह में होता है, ताकि पेस्ट, रेट्स और इंसेक्ट उसको बिल्कुल भी नेगेटिव असर उस पर ना क्रिएट करें। ड्राइड नीम लीव्स, सूखी हुई नीम की पत्तियों को यूज़ किया जाता है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। और अगर लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करना होता है गोडाउन्स वगैरह में, तो कई ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक ना करें। मतलब उसको, वैसे तो नॉर्मली क्या किया जाता है, अगर घर पे मुझे सेव करना है तो मैं नीम की पत्तियाँ ले आऊँगी, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो कीड़े मकोड़े लगने नहीं देती। लेकिन अगर मुझे एक बड़े लेवल पे करना है तो फिर केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, केमिकल सप्लाई करते हैं, ऐसे ऑब्वियसली कि नुकसान ना पहुँचे, लेकिन वो फिर किसी भी कीड़े मकोड़े के मतलब उससे बचा लेगा उस चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है उसने, यहाँ पे उसने बोला है कि आपको बनाना है फूड और सोर्स की, खाना कौन से खाने की बात हो रही है, उसका सोर्स क्या है। जब आप ये टेबल कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स, ये हमें डिफरेंट टाइप के फूड देते हैं। कई पीपल, मतलब मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, कई लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो कंज्यूम करते हैं फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। मतलब वो फिश खाते हैं, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, बहुत आराम से अवेलेबल है। नाउ आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है अबाउट द फूड जो आपको प्लांट से मिला है, ठीक है ना। हमने ये भी देखा कि प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एटसेट्रा। तो अगर मुझे क्रॉप प्रोडक्शन करना है, जो ये प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का, इसमें कई सारे मतलब स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. What this is done on when this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Animal husbandry का मतलब क्या है? जब एनिमल्स को बड़े आराम से, बहुत अच्छे से रखा जाता है, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर, केयर। लेकिन ये सब कुछ एक बड़े स्केल पे, ऐसा नहीं कि दो एनिमल घर पे पाले और उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे, नहीं। जैसे जो लोग अब बहुत सारी मुर्गियाँ पालते हैं, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जो लोग बहुत सारी गाय पालते हैं, दूध का काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो जब उनको बड़े स्केल पे पाला जाता है एंड उनको फूड, शेल्टर और ऐसी सब चीज़ें दी जाती हैं, तो वी कॉल इट एनिमल हस्बेंड्री। समझ में आया? नाउ चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पढ़ लेना, साथ के साथ मैं बता देती हूँ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो जो चीज़ें होती हैं, हस्बेंड्री जस्ट अभी पढ़ाया, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रैनरीज स्टोरेज के लिए, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खारिफ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में आएगा, मिन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लग, आप फील्ड को प्लग करते हो, मतलब ऑब्वियसली फार्मर्स। रबी क्रॉप्स हो गए, सीड्स, सिलोज ऑल्सो फॉर द स्टोरेज। सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग इज अ मेथड जिससे अलग कर लेते हैं शाफ और उसको, ग्रेन को। वीड, वीडिसाइड एंड विनोइंग, विनोइंग इज ऑल्सो मेथड। तो जब आप ये सब कुछ पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आपको मतलब समरी पता हो कि क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने 3 to 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है अच्छे से। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं नीचे जो प्लेलिस्ट है ना, 8th की प्लेलिस्ट, चाहे वो साइंस की हो, हिस्ट्री की हो, सिविक्स की हो, जिसकी भी मैंने चैप्टर कवर किए हैं, मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी। आपको इसके और पार्ट्स देखने हैं तो 8th साइंस प्लेलिस्ट पे जाना, और अगर हिस्ट्री वगैरह के पार्ट्स देखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पे, ठीक है। दैट इज़ ईजी। नाउ उसके अलावा छोटी सी चीज़ और कर सकते हो कि अगर लग रहा है कि कोई वीडियो कवर नहीं हुई है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। तो उससे क्या होगा, मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या, किस टाइप की वीडियो देखनी है। और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मतलब जिससे लोगों तक पहुँचे वीडियो। थैंक यू सो मच।